नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है और अभी हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एरियल फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 से 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, जिसमें 3 रफाल, एक Su-30MK और एक MiG-29 शामिल है। इसके अलावा वो एक ड्रोन को भी मार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बदले में पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया उसके बारे में अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बस इतना बताया गया था कि हमें लॉस तो हुआ है, लेकिन हमें जितना लॉस हुआ है उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए या फिर डिस्ट्रॉय किए गए इसके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया, और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से सोशल मीडिया में फेक नैरेटिव को फैलाया जा रहा है। अभी तक ओपन सोर्स इंटेल में जो डाटा पाया गया उसके मुताबिक अगर भारत को कोई लॉस हुआ है तो वो बस एक ही एयरक्राफ्ट का हुआ है, और वो एक रफाल एयरक्राफ्ट है जो कि साथ भटिंडा के आसपास क्रैश हुआ था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर रीजन में जितने भी क्लेम किए गए थे, जिसमें 2 रफाल, एक Su-30MK और MiG-29 को गिराने का दावा किया गया था, असल में सारे के सारे पाकिस्तान की मिराज 5 और पाकिस्तान की JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट होने का पुख्ता सबूत भी ओपन सोर्स इंटेल से मिल रहा है। और पाकिस्तानी मिराज का अवशेष जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिखाया गया था। और अभी फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में हुई बैटल डैमेज का एक पूरा असेसमेंट पब्लिक को देने की बात सामने आई, जिसमें हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं और पाकिस्तान के कितने गिरे हैं ये साफ होने वाला है। और इसमें पाकिस्तानियों की तरह सिर्फ पीपीटी नहीं बल्कि पुख्ता सबूत भी पेश किए जाएंगे, जिसमें रडार डाटा, सैटेलाइट इमेजेस, एयर टू एयर एंगेजमेंट लॉग्स, क्रैश साइट कोऑर्डिनेट्स और पायलट कम्युनिकेशन ट्रांसक्रिप्ट को भी शेयर किया जाने वाला है, जिससे पाकिस्तान की झूठ का पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है। तब तक मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दिल थाम कर बैठिए और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर भरोसा मत कीजिए। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, और अभी हम डीआरडीओ की स्टार मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। डीआरडीओ की तरफ से दी गई रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी डीआरडीओ की स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल अब फेज 3 डेवलपमेंट में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये कि अब ये प्रोजेक्ट फुल स्केल इंटीग्रेशन और एडवांस वैलिडेशन ट्रायल के स्टेज में पहुंचने वाला है, जहां मिसाइल का पूरा सिस्टम कॉम्बैट लेवल सिनेरियो में टेस्ट किया जाने वाला है। ये स्टार मिसाइल एक ट्रेनिंग टारगेट मिसाइल है, जिसका डिजाइन इस तरह से किया गया कि ये सुपरसोनिक थ्रेट को एक्यूरेटली सिमुलेट कर सकता है, चाहे वो एयर डोमेन में हो, लैंड डोमेन में हो या फिर नेवल ऑपरेशन में हो। ये मिसाइल मार्क 2.5 से ज्यादा स्पीड में फ्लाई करने वाला है और कॉम्बैट लाइक शार्प मैन्यूवर्स और रैपिड अल्टीट्यूड चेंजेस भी परफॉर्म करने वाला है, जो कि एक रियल वर्ल्ड की एयरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल थ्रेट के बराबर होने वाला है, जिस वजह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्यूरेटली टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए इस मिसाइल के प्रोपल्शन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट करके एक फुल स्केल की प्रोटोटाइप को तैयार किया जा रहा है, जिसको सिमुलेटेड कॉम्बैट कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। खास बात यह कि मिसाइल पूरी तरीके से इंडिजिनस है। ब्रह्मोस मिसाइल जहां रशिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करके बनाया गया था, वहीं स्टार मिसाइल को पूरी तरीके से इंडियन टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया गया। इसका मतलब ये कि भारत को ऐसे मिसाइल के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मिसाइल का मॉड्यूलर डिजाइन भी एक यूनिक फीचर है। ये मिसाइल अलग अलग मिशन प्रोफाइल के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, चाहे वो डेजर्ट कंडीशन हो, माउंटेन रीजन हो या फिर सी बेस सिनेरियो, ये सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग और सिमुलेशन कैपेबिलिटी को काफी रियलिस्टिक बनाने वाला है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल की डेवलपमेंट के दौरान भी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को मास्टर किया, जैसे कि रिंग लेजर गायरो, कंपोजिट रॉकेट मोटर और एडवांस कंट्रोल सिस्टम, जो पहले फॉरेन रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक्सेसिबल नहीं थे। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से वो सारी कैपेबिलिटीज खुद ही डेवलप कर लिया गया। तो कुल मिलाकर ये स्टार मिसाइल हमारी मिसाइल ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनने जा रहा है, और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि आगे चल के फ्यूचर में ट्राई सर्विस के लिए स्ट्राइक सिमुलेशन रोल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये मिसाइल भारत के मिसाइल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में एक नया माइलस्टोन एस्टेब्लिश करने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच हुई रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, और अभी हम खास करके पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान और मरसूस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमको ये बात पता था कि रिसेंटली पाकिस्तान के साथ हुई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर ड्रोन्स और फतेह सीरीज के रॉकेट से हमला किया गया था, जिनको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से हवा में नष्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी इसको लेकर कुछ बहुत ही खतरनाक खबर सामने आ रही, क्योंकि अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि हरियाणा की सिरसा के आसपास जिन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया था और इनको फतेह सीरीज के रॉकेट माना जा रहा था, वो असल में फतेह
फतेह सीरीज के रॉकेट नहीं बल्कि पाकिस्तान की शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल थे, जो कि न्यू दिल्ली की किसी हाई वैल्यू टारगेट को एम करके फायर किया गया था, लेकिन बीच में इसे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज करीब 2000 किलोमीटर है और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और जंग जैसे हालात में इसका इस्तेमाल करना मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो बात अलग है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरेड मौजूद था या फिर नहीं था, ये तो बाद में पता चलने वाला है, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से किसी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को भारत के ऊपर लॉन्च किया गया था तो जाहिर सी बात है कि भारत को सेकेंड स्ट्राइक करने का खुला छूट मिल गया था, यानी कि हम चाहे तो पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते थे। पता चला कि इस मिसाइल को पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर लॉन्च किया गया था और अगर इसे समय रहते इंटरसेप्ट नहीं किया जाता तो भारत को काफी हेवी लॉस का सामना करना पड़ता, लेकिन इसे न्यू दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और सेम टाइम पर फतेह सीरीज के रॉकेट को MRSAM की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया था। ट्विटर में इसकी कई वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं जिसमें इंटरसेप्शन के बाद मिसाइल की डिलीवरी से बैलिस्टिक मिसाइल की पेलोड होने की संदेह किया जा रहा है और हो सकता है इस हमले के बाद ही भारत की तरफ से पाकिस्तान की शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर को टारगेट किया गया था, जिसके बारे में हम 2 दिन पहले की वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे। अगला अपडेट JSR डायनामिक की खागनक मिसाइल की तरफ से है, जो कि 180 किलोमीटर के रेंज वाला एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है और अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट के ऊपर करने की बात सामने आई है। खागनक मिसाइल की खास बात इसका फुल इंडिजिनस डिजाइन है जो नागपुर बेस्ड JSR डायनामिक की तरफ से डेवलप किया गया। ये मिसाइल पहली बार डिफेंस एक्सपो 2020 में अनवील किया गया था और तभी से इसे मेक इन इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस माना जा रहा था और अब कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल होने के बाद ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बल्कि एक रियल बैटल टेस्टेड वेपन बन चुका है। खागनक मिसाइल को 12 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है और इसका रेंज 180 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें मौजूद सीकर में AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टारगेट को बेहतर एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकता है और ये ऑटोमेटिक मोड में भी ऑपरेट कर सकता है। खागनक के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट भी अभी अवेलेबल हैं जो कि 297 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और ये 72 kg से लेके 146 kg तक की वॉरेट को भी कैरी कर सकते हैं, जो कि मिशन के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने खागनक मिसाइल को Su-30 MKI से फायर किया था, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की HQ-9 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। ये JSR डायनामिक्स के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था और JSR डायनामिक के MD रिटायर्ड एयर मार्शल SB2 ने बात बताया है कि उन्होंने पहले से ये कहा था कि खागनक यूरोपियन स्टैंडर्ड को एशियन वेपन की प्राइसिंग के साथ मैच करने वाला है और ये बात अभी सच साबित हो चुका है और अभी इसे वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि आगे चल के एक्सपोर्ट करने के लिए भी ओपन करने वाले हैं। अगला अपडेट K9 वज्र T गन्स को लेकर है। अभी के लिए इंडियन आर्मी में से 100 गन को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद 2024 में एडिशनल K9 गन्स को खरीदने का फैसला किया गया था। इसी के चलते दिसंबर 2024 में ही L&T और हनवा डिफेंस के साथ एडिशनल 100 K9 वज्र T गन के लिए एक फॉलो ऑन डील को साइन किया गया था, जिसकी कीमत करीब $890 मिलियन के आसपास था। K9 वज्र T एक 155mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर है जो हनवा डिफेंस के K9 थंडर प्लेटफॉर्म से डिराइव किया गया, लेकिन जब इसको भारत में L&T की तरफ से TOD के साथ बनाया जा रहा था तो इसमें इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे और उसके बाद इनको K9 वज्र T गन कहा जाता है। पहले ऑर्डर किए गए 100 गन को L&T की तरफ से इंडियन आर्मी को 2018 से लेकर 2021 के बीच डिलीवर कर दिया गया था, जिनको TOD के साथ गुजरात में मौजूद L&T की हजीरा आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद ये फैसिलिटी लगभग आइडियल कंडीशन में था और इन गन्स की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थे, जिस वजह से अभी इसकी एडिशनल ऑर्डर को करने का प्लान किया जा रहा है और अभी 2 से 3 अलग अलग फेज में 200 से 300 K9 वज्र T गन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इनमें से पहले ऑर्डर को 2024 में प्लेस किया जा चुका है, लेकिन अभी इस नए कॉन्ट्रैक्ट में बनाए जाने वाले गन्स में लोकल कंपोनेंट की मात्रा 60% तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के और भी इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। पहले की बैच में ये 50% तक ही सीमित था, लेकिन अब फ्यूचर ऑर्डर में इनको इंक्रीज करके 70 से 80% तक अचीव करने का प्लान किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से भी 2028 तक 200 से ज्यादा K9 वज्र T गन को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है और अभी ऑपरेटर फीडबैक के हिसाब से इन गन में माइनर मॉडिफिकेशन और मिड लाइफ अपग्रेड को भी करने के लिए L&T के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया चुका है, जो कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा इन गन को अप टू डेट रखने का काम करने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी की जुगाड़ एंटी ड्रोन सिस्टम की तरफ से है, जो एक रोटेटिंग मेटल फ्रेम पे 3 इंसास राइफल को माउंट करके बनाया गया था। इस सिस्टम को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है और बेसिकली एक सोल्जर एक बार में 3 इंसास राइफल को फायर कर सकता है। जब इस सिस्टम को सबसे पहले डिस्प्ले किया गया था तो इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था और ट्रोल किया गया था, लेकिन असल में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए थे उनको काउंटर करने में सिस्टम काफी इकोनॉमिकल और इफेक्टिव पाया जा रहा है। इसमें जिन इंसास राइफल को माउंट किया गया था, हर इंसास राइफल 1 मिनट में लगभग 600 राउंड को फायर कर सकता है और 3 राइफल कुल मिलाकर 1 मिनट के अंदर 1800 राउंड को फायर कर सकते हैं, जो कि स्वार्म ड्रोन्स और फास्ट मूविंग टारगेट के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव साबित हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सिस्टम एलओसी के फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय किया गया था, जहां पाकिस्तान के माइक्रो ड्रोन काफी एक्टिव थे। पाकिस्तान की तरफ से इस दौरान जो ड्रोन डिप्लॉय किए गए थे उनमें से मैक्सिमम टर्किश ओरिजिन सोनगार ड्रोन थे, जिनकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग लगभग 2800 मीटर के आसपास है। जब ये ड्रोन लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं तो कंसेंट्रेटेड स्मॉल आर्म की फायरिंग से इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, क्योंकि इन ड्रोन्स में कोई आर्मर मौजूद नहीं होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये सिस्टम कई डजन पाकिस्तानी माइक्रो ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो चुका है। इसकी बुलेट या तो ड्रोन की एयरफ्रेम को डैमेज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देते हैं, जिस वजह से ड्रोन क्रैश हो जाता है। मैनुअल ऑपरेशन होने की वजह से पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी इस पर काम नहीं करता और टेक्निकली ये माइक्रो ड्रोन्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव वेपन साबित हो रहा है, यानी कि जिसको पहले मजाक बनाया जा रहा था वो भी तबाही मचा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए रडार की तरफ से, जो कि डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया एक पोर्टेबल एएसआर रडार सिस्टम है। ये सिस्टम अश्लेषा मार्क 1 रडार का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एएसआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो इससे पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार के मुकाबले काफी ज्यादा एफिशिएंट, पावर और जैम रेजिस्टेंस बनाने वाला है। अश्लेषा मार्क 1 पहले से ही एयरफोर्स और आर्मी दोनों के पास ही लार्ज नंबर में मौजूद है और अभी कुल मिलाकर हमारी सर्विस में इसकी 1400 यूनिट के आसपास ऑपरेशनल कंडीशन में है। ये एक 3DS बैंड का रडार है, जो कि काफी लाइट वेट है और इसका टोटल वजन करीब 175 kg है और इसको 3 सोल्जर आराम से 5 मिनट के अंदर ही डिप्लॉय कर सकते हैं। ये रडार लो टू मीडियम अल्टीट्यूड के अंदर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स या फिर यूएवीज को डिटेक्ट कर सकता है और इसे स्पेशली माउंटेन रीजन के लिए डिजाइन किया गया। इसके अपडेटेड वेरिएंट में अब 4 एएसआई एंटीना पैनल को एक ट्राइपॉड के ऊपर माउंट किया जा रहा है, जो कि पूरे 360 डिग्री को कवर कर सकता है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एएसआर रडार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि रडार काफी हाई पावर एफिशिएंसी को प्रोवाइड करता है, बेटर थर्मल हैंडलिंग को प्रोवाइड करता है और ज्यादा रेंज को भी प्रोवाइड करता है। इसकी पल्स डॉपलर सिस्टम और डिजिटल बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ये लो आरसीएस ड्रोन और माइक्रोवेव जैसे मॉडर्न थ्रेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और खास करके अभी इसको आर्मी के अलावा बीएसएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी इस्तेमाल करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।